मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा साथियों। और आप सभी बच्चों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे को यहाँ पे नए नए बैचेस आप सभी बच्चों के लिए लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है साथियों। और आप सभी बच्चों के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स जो भी टीच कर रहे हैं आपको कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2, चाहे वो कॉमर्स हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, एजुकेशन, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, मतलब कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हुए, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट्स हुए, चाहे वो आपके आर्ट सॉरी मतलब उसके क्या कहते हैं आर्ट्स बोल लो, या फिर आप ये कह लो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हुए। ठीक है, तो वो आपके सारे सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और आपके अगर आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको अनअकैडमी पर टीच कर रहा हूँ, डेली लाइव टीच कर रहा हूँ। यह मेरा कोड है अभी101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ आपको। कॉमर्स पेपर 2 एंड पेपर 1 कंप्लीट करवा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। तो साथियों आप लोग कोई बच्चा स्किप ना करें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है, जहां पे प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस दिए जाते हैं आपको, जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस दिए जाते हैं प्लस के अंदर। और अगर आप आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आपको दी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना साथियों, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है अभी101, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। अभी101, ठीक है, चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को बता दिए गए हैं। जहां आपको डेमो लाइव कोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको अभी101 कोड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी101 इस्तेमाल करना है कोड, और आपको 10% का डिस्काउंट अवेल करना है। ठीक है, तो प्लस आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स आपको बता दिए गए हैं। बक्स बाउंड्री अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लग रहा है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं साथियों। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके साथियों। ठीक है, इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल, आप एडवाइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई क्लास इसलिए मिस नहीं करना, आपको डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। अपकमिंग स्पेशल्स आपके पास अवेलेबल है, आपके पास डाउनलोडेड और रिकॉर्डेड स्पेशल्स है, तो आप इनको भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ बैचेस भी हैं जो कि 2022 में पेपर 1 के लिए और साथ ही साथ कॉमर्स पेपर 2 के लिए लॉन्च हो चुके हैं। तो इनको आप ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे अभी101, ठीक है, ABHI101, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके घर बैठे बैठे। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों को नमस्कार है, सत श्री अकाल है, सलाम वालेकुम है, आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है। तो फटाफट आ जाए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने कहाँ तक कर लिया था, भाई? आई थिंक 16 से हमने करना है ना, 16 से करना है। चलिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन द ईयर 1857, 1875, 1905 या 1916? Sir, please, I want to guidance for first paper. First, I am aspirant of UGC NET Arabic for the first time. So please, I have no any knowledge about the first paper. Please, how to start gradually. So you can do one thing. What's your name? Arabic literature. So your name is Arabic literature. So you can do one thing. You can join our channel if you want to actually learn from the free classes. अगर आपको free classes चाहिए, then you can join our YouTube channel or special classes. If you yet did not download the Unacademy application, आप उसको जाके डाउनलोड कीजिए and then use ABHI101 to unlock your classes. You can watch any of the classes for any of the educator. किसी की भी classes आप कभी भी देख सकते हैं, free of cost बिल्कुल। and साथ ही साथ you can take subscription. The availability there is also plus subscription and also iconic subscription. The benefits already I have told you. You can go through that and then join the subscription. So आपको ये करना है, सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना है, then you can prepare your paper 1 and also paper 2 very easily from this channel. So आप ये कर सकते हैं, तो आप जाइए एक बार, आप जरूर एक बार देखिए अनअकैडमी पर। और चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में चीजों को सफल हो पाया होगा। तो बी आपका इसका सही आंसर होगा साथियों। सेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाता है, कोई इसमें डाउट वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो बी आपको बिल्कुल सही आंसर। 1875 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में
हुई थी। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जिन्होंने भी क्लासेस को ज्वाइन किया हो, आप सभी बच्चे लोग जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में कर दें। जहां तक कि जितने बच्चे लोगों को अभी तक मैं नहीं मतलब मेरी क्लासेस नहीं ले पाए हो, तो आप मेरे साथ ही साथ और भी एजुकेटर्स क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेते रहें। तो इसलिए आपको करना क्या है साथियों, सभी बच्चों को क्लासेस को ज्यादा ज्यादा नंबर्स में लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से तो यार हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए फटाफट जल्दी से लाइक शेयर कर देंगे। और हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? कौन था भाई इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में? अबुल कमाल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या एस राधा कृष्णन, या नन ऑफ द अबव? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एजुकेशन हायर एजुकेशन को आपको समझने वाला बहुत बहुत बड़ा वो नहीं होता। आपको यहाँ पे समझना यही होता है, इतना ही होता है कि आपको फैक्चुअल चीजें याद होनी चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है स्टैटिक चीजें वो आपको याद हो, वो याद होंगे तो कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज अ प्रपोजल टू एस्टेब्लिश इनोवेशन यूनिवर्सिटीज एमिंग एट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। द प्रोपोज्ड नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज विश्व स्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे संस्थानों की प्रस्तावित संख्या कितनी है? 10 है, 14 है, 25 है, या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से? जल्दी से फटाफट बताएंगे। बी, दैट इज बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज बी, 14 की जो थी वह उस समय संख्या उपलब्ध थी विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट जितने भी बच्चे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट चैनल्स वाज लॉन्च्ड ऑन 26th of January 2003 for the spread of technical growth and development of distance education in India? भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास और विकास के प्रसार के लिए 26 जनवरी 2003 को निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चैनल लॉन्च किया गया था? एकलव्य, या द्रोणाचार्य, या ज्ञान दर्शन, या ज्ञानवड़ी? तो कौन सा ऐसा चैनल है जो कि लॉन्च किया गया था, उपग्रह चैनल? ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएंगे जितने भी बच्चे हैं। आंसर चाहे हो सकता है कितने इसमें ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, और हायर एजुकेशन भी हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे। लेकिन इसमें ऐसा टॉपिक है कि जो कि अभी स्टैटिक पार्ट है, जो कि एक तरीके का जनरल नॉलेज का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो पहली बार आए आंसर एक बार आप गलत भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब सही पता लग जाएगा, फिर आप जब पढ़ रहे होंगे, आप सच में जब कभी आंसर कर रहे होंगे किसी के सामने, तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू डू द आंसर। आपको हमेशा आंसर देना जरूरी होता है। ठीक है, आंसर हमेशा दिया करें आप लोग। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकलव्य नाम था उस उपग्रह चैनल का। ठीक है, क्या नाम था? उस एकलव्य नाम था उस उपग्रह चैनल का। क्लियर है? ज्ञान दर्शनी एकलव्य नाम था उस चैनल का। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है?
यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एमएचआरडी द्वारा स्थापित किया गया है? Which of the following institutions has been set up by the MHRD? नेशनल बाल भवन, न्यू दिल्ली, इसरो या फिर डीआरडीओ? चलिए, तो which of the following institution has been set up by the MHRD? जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, आप सभी बच्चों को क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर कर देना है। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज नेशनल बाल भवन, दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। आपका न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है क्वेश्चन नंबर 21, साइट का अर्थ क्या है? साइट का अर्थ मतलब आप ये समझिए फुल फॉर्म। ठीक है, साइट का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ए विल बी योर राइट आंसर। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साइट का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका पर स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑन अंटार्कटिका सेटअप बाय इंडिया इज? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा, दक्षिण गोदावरी या फिर नन ऑफ द अबव? भारत द्वारा अंटार्कटिका पर स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑन द अंटार्कटिका सेटअप बाय इंडिया इज? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा, दक्षिण गोदावरी या नन ऑफ द अबव? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा। चलिए,
ठीक है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, आप सभी बच्चों का आंसर सही है एकदम। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री से यहाँ आपका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, द फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ सेलेक्टेड आईएएस। आईसीएस भी बोला था तो कोई गलत नहीं है, क्यों नहीं गलत है, क्योंकि पहले तो आईसीएस ही बोला जाता था। ठीक है, तो द फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ सेलेक्टेड आईएएस, जो सपना होता है ऑफिसर्स, इज कंडक्टेड एट, चयनित आईएएस अधिकारियों की नींव प्रशिक्षण आयोजित कहां पे किया जाता है, एलबीएस लबासना, एलबीएस एनए भी बोला जा सकता है, ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर इन मसूरी, एमजी चंडीगढ़, जो पीएससी न्यू दिल्ली, या फिर ऑल स्टेट कैपिटल्स। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप सभी बच्चों को, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल्स दिए हैं, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे जितनी भी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आप उस चीज से एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लोग। ठीक, कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ए लबासना, आपने नाम सुना होगा लबासना, आप लोग काफी, ये नहीं होगा, ठीक है, लबासना आपका आंसर होगा। ठीक है, आपने कभी ये सुना होगा ऐसे ऐसे करके लबासना लिखा होता होगा, एलबीएस एन डबल ए। तो यहाँ पे एक अलग ही मतलब एनवायरनमेंट है ये, जितने भी आपके यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो यहीं पे दी जाती है, जो कि मसूरी में स्थित है, और इसका यहाँ जीने का अंदाज ही अलग है, आपका मसूरी के अंदर है। तो इसलिए सपना जिनका है तो वह सपने को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए, बहुत ही मतलब ये समझिए जन्नत है ये, जन्नत। ठीक है, तो लवासना के लिए एक बार सपना तो देखिए, बहुत गजब। बाकी अभी जो नेट के लिए देखें, नेट के लिए आप मतलब एक के ही पीछे लाइफ में आप फोकस्ड रहिए तो ज्यादा बेटर होता है। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बी पॉइंट नहीं रखना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल रखना चाहिए, पर ए को आपको ज्यादा फोकस करके रखिए ताकि बी पे जाने से पहले आपका ए क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक और प्रशिक्षण मिशन का मुख्य उद्देश्य सुधार करना है, किसके लिए, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट में सुधार करना, या टीचिंग की क्वालिटी के अंदर सुधार करना, या वुमेन एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सुधार करना है, या फिर इन सारी चीजों के अंदर बदलाव लेकर आना। तो आपको आंसर क्या करना है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग इज टू इंप्रूव, जो राष्ट्र शिक्षक और प्रशिक्षण मिशन का जो मुख्य मतलब ये जो लेके आया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मतलब किसको सुधार करना है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब एनरोल कर सके, एडमिशन ले सके बच्चे, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या सॉरी टीचिंग, टीचिंग की क्वालिटी में कोई बदलाव आ सके, या फिर महिला शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज शिक्षण की गुणवत्ता। यहां पे देखो क्लियर लिखा हुआ है टीचर्स, यहां नेशनल मिशन ऑन, और किसके किसके ऊपर, टीचर्स एंड ट्रेनिंग, टीचर्स एंड ट्रेनिंग इज टू इंप्रूव, इंप्रूव किसका भाई, टीचर्स एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर टीचर की, देखो सिंपल सी बात है, जितना अच्छा हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, इस चीज को देखते हैं कि भाई इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, या फिर हम ये देखते हैं कि किसी स्कूल की फीस 2000 है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई भी क्लास की, और उसी स्कूल की फीस किसी जगह 3000 है, और कहीं उसी सेम स्टैंडर्ड की फीस कहीं 10,000 है। तो वो क्यों ये प्राइस का वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, जबकि स्टैंडर्ड सबका सेम। मान लीजिए कोई 5th क्लास का बच्चा है, कोई 5th क्लास का बच्चा है, किसी स्कूल में 2000 है, किसी स्कूल में 3000 है, किसी स्कूल में 10,000 है। वो क्या अंतर है, वो कहीं ना कहीं आपको वहां पे एक टीचिंग एनवायरनमेंट जो है उसका अंतर नजर आता है, और साथ ही साथ आपको वह भी अंतर नजर आता है कि वहां पे बच्चों का एजुकेशन लेवल कैसा है, वहां पे टीचर्स की जो जो मतलब ऐसे बोलते हैं जो टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सॉरी टीचिंग नहीं, जो लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स के द्वारा, वो किस क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जितना बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा उतना ही बेटर ज्यादा ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट होगा। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। और वुमेन एजुकेशन, ये सारी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं होती है, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग में जितना बदलाव होगा उतना ही ये सारी चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। तो पेसर इज द एक्रोनिम फॉर प्रोफेशनल्स एक्शंस कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, या प्रोफेशनल्स एक्शंस कमिटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च, या फिर नन ऑफ द अबव। पेशर का संक्षिप्त रूप है शैक्षिक सुधार के लिए पेशेवर कार्यवाही समिति, या शैक्षिक सुधार के लिए पेशेवर प्रत्यायन समिति, या शैक्षिक अनुसंधान के लिए पेशेवर कार्यवाही समिति, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से फटाफट। पेसर इज द एक्रोनिम फॉर, पेसर का संक्षिप्त रूप नेम क्या है, आप समझिए फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोफेशनल्स एक्शंस कमिटी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एक प्रोफेशन, देखो टीचिंग क्या है, एक आपका प्रोफेशन है, ध्यान से समझना, टीचिंग क्या है, आपका एक प्रोफेशन है। इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एक प्रॉपर एक्शंस लिया जा सके, टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एक प्रॉपर एक्शन लिया जा सके, एक ऐसी कमिटी बनाई गई है जो कि, क्योंकि देखो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से लर्नर्स का एग्जीक्यूशन होता है, जहां पे लर्नर्स अपने आप को एक अगले लेवल पर लेकर जाते हैं और एक लाइफ में सही डिसीजंस कहाँ पे क्या क्या गलत है क्या सही है इसका पहचान कर पाते हैं। तो इस टीचिंग को जो प्रोफेशन दिया, इस प्रोफेशन के प्रति एक कुछ एक्शंस लिए जा सके, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर। यहाँ पे आप शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए किसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ सके, आपके एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स आ सके, किसके अंदर, आपके एजुकेशन के अंदर। तो एजुकेशन के अंदर आपका रिफॉर्म आ सके, इसीलिए एक तरीके की एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया पेसर, और फुल फॉर्म इसका क्या है, प्रोफेशनल्स एक्शंस इस पर लिया जा सके इस कमेटी के द्वारा, और किस लिए लिया जा सके, वो आपके एजुकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए। ठीक है, तो यह एक कमेटी बनाई गई, तो आपका यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो महिला समाख्या वाज बोर्न out of the new education policy of 1986 which stressed the need for an intervention to create gender equality through women's education. It was launched in which year? महिला समाख्या का जन्म 1986 की नई शिक्षा नीति से हुआ था, जिसमें महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता पैदा करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसे वर्ष में, किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, 1989 में, 1992 में, 1996 में, या 1998 में? सो विच विल बी योर राइट आंसर, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे साथियों। ठीक है, महिला समाख्या का जन्म 1986 की नई शिक्षा नीति से हुआ था, तो जिसमें महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता पैदा करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया, 1989, 1992 या 1996? सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 1989। दिस विल बी योर राइट आंसर। 1989 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? जैसे ही आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नोटिफिकेशन या मुझे नोटिफिकेशन आता है, उसी जब उस तुरंत ही आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा मैं कि कब आपके फॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कब ये सारी चीजें हो रही हैं, कब फॉर्म आ रहे हैं, सारी चीजें, है ना। लॉन्च वर्ड पढ़ते पढ़ते फॉर्म को भी बोल रहे लॉन्च कब हो रहा है। चलिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948? 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर डी एस कोठारी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर सी डी देशमुख? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर डी एस कोठारी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर सी डी देशमुख?
और जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि कोशिश करना है कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो, कोशिश करना है आप सभी बच्चों को क्लासेस को देखना और आंसर्स सभी को करना है। ठीक है, चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, तो 1948 में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, उस शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन था? आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन था? 1948 में जो स्थापित किया गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि आप लाइफ में कभी फिर भूल ना सको, चाहे कहीं से भी कभी भी अब आप इसके बारे इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, देन आप आंसर अच्छे से कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ यूजीसी ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फिर यूएसएसआर या यूएसएसआर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा सही उत्तर आपका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। आपका यह बिल्कुल सही, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंड टू सेटिंग अप ऑफ जो यूजीसी का सेटिंग मतलब सेट किया गया है यूनिवर्सिटी के यूजीसी को आप ऐसे समझिए, तो वो किसके द्वारा, किसके अनुदान के द्वारा ये किया गया है? आपके ग्रेट ब्रिटेन के सिफारिश पे ये किया गया। ठीक है, यूजीसी की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस प्रोपोज्ड, ये प्रोपोज्ड अलग अलग है, अच्छा मैंने भी पढ़ भी दिया जबकि एक ही है। ठीक है, प्रोपोज्ड है। ठीक है, प्रोपोज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एजुकेशन इंडेक्स आईईडी फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन एकेडमिक रिसर्च परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स, एआईसीटीई, नेक, यूजीसी या फिर आईआईटी दिल्ली। सो क्या होगा आपका सही आंसर? यूजीसी में कौन सी एजेंसी या संस्थान प्रोफेसर भारत शिक्षा प्रोपोज्ड भारत शिक्षा सूचकांक, अकादमिक अनुसंधान प्रदर्शन और अन्य मापदंडों के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए आई आईईडी आईईडी हाँ, चलिए एआईसीटीई, नेक या फिर, चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेशनल एकेडमिक फॉर एक्रेडिटेशन काउंसिल, यहां आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज नेक। ठीक है, नेक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता भी दिया और आपको उम्मीद करता हूं पता होगा, जो कि आप आए दिन पढ़ते ही रहते हो, जब जब हायर एजुकेशन पढ़ोगे नेक का जरूर बात करते हैं, और नेक आप लोग देखते हो, उसकी फुल फॉर्म भी देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, छात्र नामांकन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट इज, स्टूडेंट एनरोलमेंट के आधार पे अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की मानी जाए तो कौन सी है? बीजिंग यूनिवर्सिटी, दैट इज सिचुएटेड इन चाइना, या फिर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपने देश में हैदराबाद, मतलब अपने इंडिया के हैदराबाद में, या इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, या फिर नन ऑफ, एक ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो चाइना वाले का नाम आ गया, अदरवाइज बताएं। ये भी अपने देश का, ये भी अपने देश का है, तो बताएं जल्दी से। चलो
चलिए, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज काफी बच्चों का एकदम बिल्कुल सही आंसर ही आया है। ठीक है, चलिए, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए, चलो, द फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर which was established by UGC in 1984 is Inter University Accelerated Center, Nuclear Science Center, Inter University Center for Astronomy and Astrophysics IUCA, या Inter University Accelerator Center formerly Nuclear Science Center, या फिर none of the above। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। चलिए, थोड़ा सा जल्दी से फटाफट, जल्दी से, कम ऑन, फास्ट आंसर करना है सभी बच्चों को। जो भी बच्चे हो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से फास्ट। चलो, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। काफी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर, अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, पूर्व में परमाणु विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज इंटर यूनिवर्सिटी एसिलरेटर सेंटर। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एसिलरेटर सेंटर। ठीक है, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग की स्थापना की। तो क्या नाम रखा उसे यूनिवर्सिटी का। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जेएनयू वो भी दिल्ली में, इग्नू आपको वो भी दिल्ली। तो बताएंगे। चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सारी दिल्ली के तो नाम ले लिया गया भाई, लगे इग्नू की तो अलग अलग अपने वो हैं। ठीक है, चलिए, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग जहां तक किए मुझे दे देंगे, सभी सही आंसर दे देंगे। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला निजी संस्थान था जिसे 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। Which of the following was the first private institutions to be granted the status of a deemed university in 1976? मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट दैट इज इन पुणे, या थापर यूनिवर्सिटी दैट इज पटियाला, या फिर अमिटी यूनिवर्सिटी दैट इज इन नोएडा। सो आपका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला निजी संस्थान था जिसे 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, सिम्बायोसिस संस्थान पुणे, थापर विश्वविद्यालय पटियाला, एमिटी एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा। जल्दी से बताएंगे।
चलिए, तो आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, दिस विल बी योर राइट आंसर, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, दिस विल बी योर राइट आंसर। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड and select the correct answer from the quotes that is given below. Chinmay International Foundation, which is situated list second in Delhi, the Oriental Institute that is situated in Baroda, या फिर Academy of Sanskrit Research that is in Melkote कर्नाटका, और राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान that is Ernakulam. So what will be your right answer, which matches in which situation situated? तो आप जल्दी से बताएंगे, जल्दी से व्हाट विल बी योर राइट आंसर, फटाफट सभी बच्चों को एकदम सही आंसर करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप गलत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए का फोर, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन दैट इज एर्नाकुलम, नाम से ही लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट दैट इज इन दिल्ली, एंड आपका एकेडमिक फॉर संस्कृत दैट इज इन मेलकोट कर्नाटका, एंड राष्ट्र वेद विद्या प्रतिष्ठान दैट इज इन डी फॉर फर्स्ट दिल्ली, सॉरी बड़ौदा भी इसमें ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बी का सेकंड, थर्ड का ये, अच्छा ए का सिर्फ फोर्थ होगा, इस पर बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट होगा, राष्ट्र वेद विद्या प्रतिष्ठान वो डी होगा, सॉरी फर्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, थ्रू which of the following constitutional amendments was article 21A inserted in the constitutions to provide for free and compulsory education to all the children of age of group 6 to 14 years as a fundamental right। यह एक समान अधिकारों में रख दिया गया है इस चीज को, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21A डाला गया था। 73rd या 74th या 86 या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे, क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 73rd, 74th या 86th या फिर नन ऑफ द अबव। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 86। 86 आपका बिल्कुल सही आंसर, 86वें संविधान के तहत, ठीक है। यहाँ आपका 86 अमेंडमेंट आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, 86th अमेंडमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, चलो, तो यहाँ आपका इसमें रखा गया था, और साथ ही साथ इसमें ये भी आपको रख गया था कंपलसरी एजुकेशन, साथ में आपको ये भी रख गया था जो कि मतलब चाइल्डहुड को कैसे ज्यादा से ज्यादा बेटरमेंट ऑफ चाइल्डहुड को बनाया जा सके, यह भी बहुत जरूरी था। तो ये 86 अमेंडमेंट में कर दिया गया था आपका, ठीक है, ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ आई थिंक आर्टिकल 45, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैच लिस्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स दैट इज गिवन बिलो। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, नेशनल जुडिशियल एकेडमी या फिर नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। तो शिमला, भोपाल, हैदराबाद या फिर नागपुर। सो क्या आपका सही आंसर होगा, एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। और जितने भी बच्चे हैं क्लासेस को, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है क्लासेस को, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक शेयर जरूर कर देंगे साथियों, सभी बच्चे लोग। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है।
ए का थर्ड, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हैं ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। क्लियर है? तो ए का थर्ड मतलब नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दैट इज इन हैदराबाद, एंड बी का फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज दैट इज इन शिमला। ठीक। नेशनल जुडिशियल एकेडमी दैट इज इन भोपाल। ठीक है। और नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट दैट इज इन नागपुर। क्लियर? मतलब सेविंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर, ऐसे समझिए, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर, और नेशनल जुडिशियल एकेडमी दैट इज इन भोपाल, एंड आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज दैट इज इन शिमला, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दैट इज हैदराबाद। ठीक है। लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय जनसंचार संस्थान अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, या फिर हैदराबाद, या फिर जयपुर। ठीक है। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, या फिर जयपुर में। तो कहाँ स्थित है? एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई, कहाँ पे स्थित है? चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, या फिर जयपुर। भारतीय जनसंचार संस्थान अवस्थित है, फटाफट आंसर करेंगे, कहां पे अवस्थित है भाई? अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद, या फिर जयपुर। फटाफट जल्दी से, कम ऑन, डू फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं आप सभी बच्चों को, फटाफट। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इन न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सिचुएटेड इन, और यू कैन से लोकेटेड इन इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर यह स्थित है। ठीक है। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्र रक्षा विश्वविद्यालय दैट इज INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंडियाज में 2013 is proposed to be located at, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय INDU भारत का मई 2013 में स्थित होने का प्रस्ताव कहां पे है? रोहतक में है, पुणे में है, या फिर हैदराबाद में है, या फिर गुड़गांव में है? कहां पे है? एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। देखिए, जितना गलत आंसर करेंगे उतना आपको ये समझिए आने वाले फ्यूचर में आपको सही चीजों का पता लग पाएगा। ठीक है। जब तक इंसान गलती नहीं करता तो सही का पता नहीं लग पाता कि भाई सही क्या है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा ना कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और लाइक शेयर साथ साथ करते जाएंगे आप सभी बच्चे लोग। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंडिया में 2013 इज प्रोपोज टू बी लोकेटेड एट, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज इन हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहां पे यह स्थित है, कहां पे लोकेटेड है? ये आपके हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। ठीक। इंडियन डिफेंस, इंडियन नेशनल INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है। जो कि मई 2013 में प्रपोज किया गया था, और कहां पे यह स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। क्लियर? हैदराबाद में स्थित है, 2013 में प्रपोज किया गया। नाम क्या है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द मॉडर्न स्टेट इज प्रिस्क्राइब्ड एज, आधुनिक राज्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब पुलिस स्टेट, जो मॉडर्न राज्य होते हैं, जो आधुनिक राज्य हैं, उनका वर्ण किस नेम से कहा जाता है भाई? कि पुलिस स्टेट है, या वेलफेयर स्टेट से, या लेसेस फायर स्टेट, या ऑटोक्रेटिक स्टेट? निरंकुश, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया गया हो जिसपे, उसी को कहते हैं निरंकुश, है ना? या एक लेसेस फायर, जो कि इंडिपेंडेंट राज्य जिसको बोलते हैं, किसी भी डिपेंडेंट ना रहे, एकदम फ्री रहे, सबको बोलने की आजादी रहे। ठीक है। कोई जो बोल सकता है, अगर कुछ बोलना चाहे तो वो भी बोल सके। तो ये कैसे कहा जाता है किसी मॉडर्न स्टेट को? पुलिस, या फिर पुलिस राज्य को मॉडर्न स्टेट कहा जाता है, डिस्क्राइब किया गया है, या वेलफेयर स्टेट को, या लेसेस फायर स्टेट को, या फिर ऑटोक्रेटिक स्टेट को?
तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या नाम बता सकते हैं, बस जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे साथियों। फटाफट जल्दी से आप सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही है। एक मॉडर्न स्टेट को उसी को कहेंगे जो एक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य हो, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट को ही हम एक मॉडर्न स्टेट कहते हैं, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट को ही हम मॉडर्न स्टेट कहते हैं साथियों, ठीक है। वेलफेयर स्टेट को ही मॉडर्न स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब कितना भी अमीर राज्य हो, सब कुछ बढ़िया, अगर वहां पे वेलफेयर नहीं है तो उस सोसाइटी का क्या मतलब है कि नहीं, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? पीपल है, संविधान है, पार्लियामेंट है, या फिर पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, या वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं ना कि आप पूछा भी जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये बताइए कि जो सभाएं और वो होती हैं, मतलब हमारे देश के अंदर कौन ज्यादा ऊपर है, मतलब आपके लोग जो पीपल्स हैं, या फिर आपका संविधान, या फिर जो संविधान को बनाया है जिसने, और या फिर संविधान के अंदर एक्ट को धीरे धीरे कुछ न कुछ सुधार कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट, या फिर आपके संविधान के अंदर लिखी गई लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, दोनों ही इंपोर्टेंट है। पॉलिटिकल इन रिगार्ड्स ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है, राजनीतिक शक्ति की बात हो रही है, तो कौन मजबूत है, प्रमुख स्रोत है मजबूती का, तो शक्ति का, तो जल्दी से बताएंगे। ए पीपल। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, ठीक है, लोग ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज होने का क्या फायदा, है ना। अगर माने, अगर बात, अगर पूरे देश में एक सिर्फ पॉलिटिकल पावर की यहाँ बात हो रही है ना, पॉलिटिकल पावर, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है। वैसे अगर आंसर इसका बी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, समझिएगा मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आंसर क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे माना जाए, तो अगर वैसे पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा कौन है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो पीपल को क्या गलत है, क्या सही है, एक दूसरे के प्रति कैसे रहना, कुछ नहीं पता रहेगा, है ना। इसी तरीके से साथियों, अगर पॉलिटिकली बात किया जाए, पॉलिटिकली, क्योंकि लोग जो चुने जाते हैं पॉलिटिकल्स के अंदर, वो पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं। लोग जो बनते हैं वो पीपल्स में से ही बनते हैं, और लोग जो बन के जाते हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर ही जाते हैं। तो आपको समझना क्या है साथियों, कि कहीं ना कहीं आपके जो राजनीतिक शक्ति की बात करें, तो राजनीतिक शक्ति के अंदर आपके जो लोग हैं वह सबसे ज्यादा जरूरी है आपके राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। लोग ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों का होने का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अगर लोग ही नहीं है तो मतलब क्या है उस चीज का होने का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि इस चीज को मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँ, ठीक है। पीपल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपका संविधान होगा, सिंपल सा बात है। संविधान, वैसे आपको मैं अभी भी कह रहा हूं संविधान होना चाहिए सबसे बड़ा, और होना चाहिए क्या, वो है ही। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पॉलिटिकली पूछा गया, पॉलिटिकली पावर अगर वो पूछा गया तो वो आपका आंसर उसका इसलिए पीपल्स होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी कितनी है, टेरिटरी कैसा है, सॉलिडिटी कैसे, डेमोक्रेसी कितनी है। एक किसी भी राज्य के अंदर अगर क्या चीज ना हो तो बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। बताएं जल्दी से फटाफट, जो कि बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ता भी होगा तो हो सकता है, क्योंकि भाई एक इसका आंसर देंगे फिर उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर नहीं है वो चीज तो पढ़ता है बट बहुत इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, डी डेमोक्रेसी। चलो, सो ये क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, ये है क्या, डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी जानते हैं जैसे कि हम हमारे हर एक उसमें है, मतलब हर एक राज्य में है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका लोकतंत्र होना तो यार जरूरी होना चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट में आना चाहिए, पर यहाँ पे लिखा है इसेंशियल
एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका, जहां तक कि मेरी तरफ से इसका आंसर ये होना चाहिए कि आंसर ये आपका, एक सेकेंड, टेरिटरी। ठीक है, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, यह बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी पॉपुलेशन, सोवर्निटी, डेमोक्रेसी तो होना बहुत जरूरी है भाई, डेमोक्रेसी तो बहुत जरूरी है ना। टेरिटरी जो है, टेरिटरी इसेंशियल एलिमेंट है, इससे ये भी एक तरीके का आपका एलिमेंट है, बट छोटा बड़ा है, ये भी आपका एक तरीके से सही है। पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। सोवर्निटी, डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, डी सही है, क्योंकि कहीं कहीं आप क्या हो सकता है, प्रजातंत्र हो, है ना, आज भी कहीं ना कहीं, जैसे नेपाल के अंदर से हुआ, अब वहां पे प्रजातंत्र अपनाई गई हो। तो डेमोक्रेसी एक आपका स्टेट का एलिमेंट उतना ज्यादा बड़े पे नहीं माना जाता, क्योंकि जो जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, तो ऐसा मतलब वो नहीं है कि वो स्टेट एक अच्छे लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जरूरी है। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors is are responsible for the increase of the role of government in developing countries? इकोनॉमिक प्लानिंग, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, या प्राइवेटाइजेशन, या इमरजेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है साथियों, विकासशील देशों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, जैसे लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं उस पर कार्य करना, या प्राइवेटाइजेशन करते जाना, जैसे कि आज के क्षेत्र में, अब आज के टाइम में आपको दिख रहा है, या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक उदय होते हुए देखना। तो क्या आपका एक सही उचित आंसर होना चाहिए? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी साथी लोग। चलिए, तो which of the following factors is or are responsible for increase in the role of government in developing countries? तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। आज भी हमारे देश के अंदर जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस पे इतनी सवालात उठ रहे हैं, इतनी आंदोलनकारी लोग दिख रहे हैं इसके प्रति, क्योंकि भाई लोगों को लगता है ऐसा कि सरकार चीजों को संभाल नहीं पा रही है और उसको प्राइवेट कर दे रही है धीरे धीरे चीजों को। ट्रेन को हो गया, एरोप्लेन को हो गया, आपके एयरपोर्ट्स को हो गया, मतलब चीजों को देखने को हमें मिल रहा है कि चीजें प्राइवेटाइज होते जा रही हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं सरकार ने भी उस चीज को सोचा होगा कि हाँ भाई, इतनी सारी जिम्मेदारियों को होते हुए वो अपनी चीजों को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं जितने अच्छे प्राइवेट वाले कर लेते हैं, है कि नहीं है। परंतु इस चीज का सीधा प्रभाव पड़ता है आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि हो सकता है जो आपका सरकारी कोई चीज, जो सरकारी जो रेट होता है किसी चीज का, वो 5 रुपए है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट वालों की तरफ से वो 8 रुपए का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्राइवेट वाले हो सकता है ये 3 रुपए इसलिए महंगा दे रहे हैं क्योंकि ये सरकारी वाले से फैसिलिटी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से दे रहे हैं, और थोड़ा सरकारी चीजों का गारंटी होता है। बट आपका प्राइवेट वालों का चीजें के लेके भाग गए, क्या कर लेंगे, क्या कुछ पता नहीं है कि नहीं है। तो बस ये क्या है, प्राइवेट वाले थोड़ा महंगा देते हैं चीजों को, बट कहीं ना कहीं फैसिलिटी भी अच्छी होती है उनकी। आप कभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देख सकते हैं, काफी अंतर नजर आ जाता है आपको वैसे भी। बाकी बेस्ट होता है गवर्नमेंट, मानते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जरूरी है इकोनॉमिक के प्रति प्लानिंग होना। ठीक है, जो भी लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं उस उम्मीदों पर कार्य होना। ठीक है, क्योंकि जितनी उम्मीदों पे कार्य होगी, जिस लोगों की जितनी उम्मीदें बढ़ेंगी, जितना अच्छा कार्य होगा उतना अच्छा HDI हमारा रिपोर्ट जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होगा, है कि नहीं है। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट का जितना से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट होगा उतना ही हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, जितना ज्यादा हम इमरजेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये आपका प्राइवेटाइजेशन उतना नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है, रोल ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं होता, रोल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, टोटली पब्लिक वेलफेयर, और पब्लिक वेलफेयर का कार्य गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं है। The preamble to the Constitution states that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, and democratic republic, by which of the following amendments were the words that is socialist and secular added to it, and also I want to know in which year that has been added.
कौन से साल में इसको ऐड किया गया, ये भी अगर आप लोग बताएं तो ज्यादा मैं समझूंगा उचित रहेगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। तो आपका किस संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो यह आपका जोड़ा गया था आपके 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था तो इसके द्वारा आपका ये शब्द जोड़ा गया था, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ऐड किया गया था इस टाइम पे। क्लियर है आप सभी बच्चों को? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था आपके 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक एनसीईआरटी में आपको स्टार्टिंग में ही एक प्रियम्बल दिख जाता है। क्यों? एक आपके संविधान का एक समरी दिख जाती है कि आपका संविधान किस आधार पर लिखा है, क्योंकि संविधान हमारे लोगों के ही लिए तो लिखा गया है। तो कोई भी बच्चा जब किताब को पढ़ रहा होता तो पहले ही पेज पे वो लिखा रहता है उसका संविधान का प्रियम्बल, कि बच्चे को संविधान पूरा ना पता हो लेकिन संविधान का एक समरी पता हो कि ये हम देश में इसी के बिहाफ पे हमारी सोच जो है वो बनी है और इसी के बिहाफ पे हम कानूनन आगे बढ़ते हैं। क्या सही है क्या गलत है हम इसी आधार पे जानते हैं, है कि नहीं? है तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें समझना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए हर एक मतलब स्टार्टिंग में हर एक बुक में पहले ही पेज पे आपको दिख जाता है, दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ फेडरल स्टेट, एक संघीय राज्य में स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, या अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, या नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा आंसर? यहाँ पे पूछा क्या गया है साथियों, एक संघीय राज्य के अंदर एक राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, सरकारी कार्यों का एक राष्ट्रपति रूप है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे और फिर मैं आप सभी बच्चों को मैं समझाऊंगा इसका कंसेप्ट जो है कि क्या एक्चुअल में है इसका मतलब। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसका उम्मीद करता हूं आंसर कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, देखो कुछ भी हो किसी भी स्टेट के अंदर आपको इस चीज को समझिए कि सेंटर सबसे बड़ा ही होता है हमेशा। फेडरल स्टेट के अंदर भी होता है, सेंटर का कहीं ना कहीं जो पावर है वो ज्यादा हमेशा होती ही होती है। ठीक है, केंद्र नाम से लग रहा है कि चीजों का केंद्र यही है, सेंटर। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही है। फेडरल स्टेट के अंदर स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, लेकिन आपका फेडरल का मतलब समझिए पहले क्या होता है। फेडरल जैसे हमारे देश के अंदर कुछ भी हो आपका क्वासी फेडरल बोला जाता है हमारे देश को, इसलिए पूरी तरीके से फेडरल नहीं बोला जाता, हालांकि है लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे देश को क्वासी फेडरल बोला जाता है। अब साथियों यहाँ समझने की क्या जरूरत है, फेडरल का मतलब क्या होता है कि भाई राज्य और केंद्र ये दोनों अपने अपने संविधान के आधार पे अपने राज्य को चलाएंगे, अपनी चीजों को प्रति एक्ट बनाएंगे, है कि नहीं है? अपने पावर्स इनके बटे होते हैं, बिल्कुल इनके पावर्स बटे होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बटे होते हैं, चाहे वो प्रशासन हुआ चाहे वो आपका कानून कोई भी कुछ भी चीजें हुई, है ना? तो ये आपका फेडरल गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे हमारे देश के अंदर क्या, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, राज्य के अंदर हमारे देश के अंदर क्या है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये क्वासी फेडरल है ना? देन द स्टेट मतलब कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास भी अपनी पावर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ पावर्स दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट्स कभी कभी अपने केंद्र पे भारी हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म आप लोग समझते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, कि आपका जो एग्जीक्यूशन है और आपके जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि सबसे पहले आपका क्या नाम है लेजिस्लेशन होता है, फिर आपका एग्जीक्यूशन होता है, फिर आपका जुडिशरी जो बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऐसे कह सकते हो, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी, ये जो तीन बॉडी बनी है ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग अलग हो, ये बॉडी अलग हो, ये बॉडी पूरी तरीके से इसमें अलग मेंबर्स हो, पूरी तरीके से इसके अलग मेंबर्स हो, तो इस टाइप ऑफ की गवर्नमेंट जिस भी देश के अंदर देखी जाती है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, उस गवर्नमेंट को कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसी गवर्नमेंट को। किसको, कैसी गवर्नमेंट को बोलते हैं? जिस गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन पावर और लेजिस्लेशन बॉडी जो बिल्कुल अलग हो और एग्जीक्यूशन बॉडी बिल्कुल अलग हो।
ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। बट परंतु अगर हम बात करें उसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल की अगर बात करें, और यहाँ पे अगर साथ में समझे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, जैसे आपका ये पार्लियामेंट है, ये क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ही आपके एमपीज बैठते हैं, है कि नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही आपके लेजिस्लेशन बॉडी और एग्जीक्यूशन बॉडी दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। समझ रहे हैं, एक ही बॉडी के अंदर आपकी दो बॉडी निकल कर आती हैं, और ये एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है वो कहां से निकल कर आता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूशन बॉडी कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। क्लियर है आप सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक तरीके की आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही होती है, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई अलग से नहीं बनी जाती है, ये आपके लेजिस्लेशन का ही पार्ट होता है, मतलब पार्लियामेंट के ही लोग होते हैं, है ना। मान लीजिए आपके 545 लोग हैं आपके इसके अंदर, या 543 लोग हैं, 543, तो 543 में से ही लेजिस्लेशन बनते हैं, और इस 543 में से ही आपके, मतलब कुछ अलग से नहीं, इसी में से ही आपके एग्जीक्यूशन वाले बनते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ आपको मैं समझाने में सफल हो पाया हूँ कि क्या इनका एक्चुअल में मतलब है। ठीक है, तो ये आपका इसका इसलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब फेडरल सिस्टम क्या है, एक संघीय व्यवस्था क्या है, मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, must have an unwritten constitution, may have either constitution, may not have any constitution। अभी जैसे कि मैं जब कंसेप्ट आपको समझा रहा था साथियों, तो वहां पे मैंने आपको भी बताया नहीं कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान इनके अपने एक्ट रूल्स के हिसाब से चलते हैं, परंतु इनके पास रिटन और अनरिटन होता है कि नहीं होता है, वह चीज कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, फेडरल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट चलती है, फेडरल सिस्टम क्या वो रिटन के फॉर्म में चलती हैं, या फिर अनरिटन के फॉर्म में चलती है, या फिर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो इनके पास, या हो सकता है कि कोई संविधान होता ही नहीं हो इनके पास। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आप सभी बच्चों का आंसर होगा। चलिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मस्ट हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी, एक लिखित संविधान होना चाहिए एक संघीय व्यवस्था के अंदर। ठीक है, चाहे आप फेडरल गवर्नमेंट आपके देश में चल रहा हो, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत, हमारे देश के अंदर क्या है भाई, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारे देश के अंदर क्या है, एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब हम तो ये समझ सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे पास संविधान एक ही है, हम इसको सेंट्रल और स्टेट दोनों में चला सकते हैं। इसीलिए हमारे देश को बटा हुआ है, इनकी पावर्स बटे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारियां बटी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान जो है वो हमारे पास एक ही रिटन फॉर्म में है। ठीक है, एक ही है, तो इस चीज को हमें समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा जिसमें हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप इन विच ईयर। तो जल्दी से बताएंगे कौन से साल में आपके इस संविधान सभा का स्थापना की गई थी, 1942 में, 1942 में, 1945 में, या 1946, या फिर 1947 में। तो किस साल में हुआ था ये, जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चों का क्या होगा आंसर। ठीक है, 1942, 1945, 46, 47। ये 42 के बाद 43 और 44 नहीं लिखा, अदरवाइज पूरा सीरियल नंबर हो जाता, लेकिन आपके पास फिर ऑप्शंस बढ़ जाते, फिर आपके पास है कि नहीं है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1946 में इसकी स्थापना हो गई थी, जो कि बहुत इजी इसलिए कि भाई आपकी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, इसी के द्वारा ही आपके संविधान की 1946 के अंदर आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, और उसी के बाद इसी का 1946 के अंदर ही अंदर आपके साथ ही साथ
ये एक संसद कहला सके उसके लिए भी एक एक्ट पास हुआ इंडिया के प्रति, और साथ ही साथ आपका फिर यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, जिसमें आपका 2 साल 18 महीने कुछ लगे थे टाइम और 11 दिन, है ना। 2 साल 2 साल, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ है ना। 2 साल 18 महीने नहीं, कैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे होंगे ना, 18 महीने कैसे, 3 साल नहीं हो गया फिर वो। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपके कहीं ना कहीं ये लगा था आपका टाइम। और फिर इसके बाद फाइनली जाके 1949, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे, आपका संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के एकदम तैयार हो गया, इनेक्ट हो गया। और फाइनली जब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ, तो एग्जीक्यूशन इसका कब हुआ, 1950 26 जनवरी, ठीक। तो यहाँ आपका फाइनली जाके इस टाइम में इसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया, ठीक है। चलिए 1946 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? अभी यार जस्ट मैंने बताया, अब आप लोग जल्दी से बताएंगे। 2649, 26 जनवरी 1949 है, 26 नवंबर 1949 है, या फिर 26 जनवरी 1950 होगा। चलिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये चीज मैंने बताया था, और उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसको एकदम सही सही आंसर कर देंगे। मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो मैं बताता ही नहीं, सही में नहीं बताता, फिर मैं ऐसा करता ही नहीं कसम से। When was the Indian Constitutions passed by the Constituent Assembly? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। सो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 26 नवंबर 1949। अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये पास कर दिया गया कि आपका संविधान हो गया है तैयार। आपका संविधान क्या हो गया भैया, तैयार। 1949 तक आपका, 1949 26 नवंबर को संविधान आपका एकदम पास कर दिया गया कि हाँ अब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब ये बच्चा, जैसे बोलते हैं ना स्कूल में, मतलब बच्चे का रिजल्ट आ गया है, अब बच्चा नया एडमिशन किस तारीख लोग को लेता है। तो अब ये समझना है। तो कहीं ना कहीं 1949 26 नवंबर को रख दिया, और फिर फाइनली जो एग्जीक्यूशन है इसका 26 जनवरी 1950 में कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, नहीं हो सकता है, पता होगा ये सभी को थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय संविधान को बनाया गया है उसके जो चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे होगा, या तेज बहादुर सप्रू, या राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के जो संविधान है उसके चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके चेयरपर्सन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा द्वारा देश के लिए संविधान बनाने में लगने वाला समय कितना था? द टाइम टेकन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री फॉर वाज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है अभी जस्ट आंसर भी बताया मैंने, और समझ में भी आ गया होगा। मैंने, मुझे लगता है ये सब आंसर, मतलब मैंने गलती की आप लोगों को पूरा वो डिटेल बता के, मुझे उस आंसर के बाद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था।
चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी कि आपके संविधान को बनने में जो लगने वाला समय है वो कितना लगा था, 2 ईयर लगे थे, 11 डेज लगे थे, सॉरी 11 मंथ्स लगे थे, एंड आपके 18 डेज लगे थे। तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहा, ठीक है। तो 11 मंथ है, ठीक है, 11 मंथ, ठीक। तो 11 मंथ्स, ठीक। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, the states and the union territories thereof shall be as specified in the, भारत यानी भारत राज्यों का संघ होगा, उसके राज्य और क्षेत्र में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे। पहले अनुसूची में लिखा गया है या फिर दूसरे अनुसूची में, तीसरे में, या फिर किसी में भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो कोई वाले नहीं कि भाई सर ये लिखा ही नहीं गया, छोड़ो सब बात, क्या बता रहे हैं, सब नहीं लिखा गया कुछ भी। हाँ, सो इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state that the states and the union territories thereof shall be as is specified in the, चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट। भारत यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहां पे किसमें लिखा है, पहले ही शेड्यूल में ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स भी लिखा है, वही चीज लिखा गया, ठीक है, मतलब भारत, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज ये जो आपको आई थिंक 50 क्वेश्चंस जो करवाए गए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे भी, और कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर मुझे ये डाउट है, और अपनी राय भी लिख सकते हैं, अपने सजेशंस लिख सकते हैं, आपके एडवाइस भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब किसी भी प्रकार की कुछ भी अगर आपको अपनी चीजें बतानी है, लिखनी है, तो आप बता सकते हैं। अगर कुछ लगता है कि सर ये सब्जेक्ट से लेके आए जाए, या फिर कोशिश की जाए सर इस तरीके से पढ़ाया जाए, ये टाइमिंग होनी चाहिए, मतलब अपने आप सजेशंस लिख सकते हैं और अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के डाउट्स, आपके डाउट्स के आंसर जरूर किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, आप सभी बच्चों को अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है माइंड में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं, अभी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको 10 मतलब रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहें। ऑल पर क्लिक कर देंगे। और आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं, आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको साथ ही साथ वहाँ पे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आप लोगों को घर तक पूरा डिलीवरी दी जाती है। आपके बुक्स, कॉपीज की सारी चीजें, जो भी नोट्स हैं A to Z आपको दी जाती है। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर वही कहीं ना कहीं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करवा दी जाती है। A to Z आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में करवा दी जाती है। और वह सब्सक्रिप्शन आप इस कोड का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। वो कोड है अभी 101, ABHI 101। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग मेरे प्यारे साथियों, इस कोड का इस्तेमाल करके एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर जुड़कर, बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ, ठीक है। तो यह मेरा कोड है, इस कोड का जरूर से जरूर आप इस्तेमाल करें, अभी 101, ठीक है। तो ये कोड है 10% ऑफ के लिए, जरूर इस यूज करना है। और साथियों, जैसे कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं, तो आप जैसे अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जहां पे आपको घर तक पूरा होम टू होम आपको पूरी सर्विस दी जाती है, आपको प्रोवाइड किया जाता है, जितने बुक्स हैं, नोट्स हैं, सारी चीजें। 50,000 रुपीज है आपको, 28,300 1 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए 19,280 है। बट कहीं ना कहीं जब आप इस कोड का इस्तेमाल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अभी 101, तब आपको ये सारी चीजों को नहीं देखना पड़ता है। 10% का इंस्टेंट आपको ऑफ मिल जाता है, जो मैंने प्राइस बताया उस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आया होगा। इसी तरीके से प्लस का भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, जैसे आपको प्लस के बारे में बता दीजिए, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपके पास 24 महीने से लेकर 3 महीने तक की वैलिडिटी अवेलेबल है। तो प्लस के लिए भी आप ये चीज ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो कोड है आप सिर्फ इस कैटेगरी में, नेट कैटेगरी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, मतलब किसी चीज के लिए भी कर रहा हो, वह बच्चा यह कोड का इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है, ठीक है साथियों।
सो दिल से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी बच्चे लोग जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और आपको नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, लोग आपके साथ रहकर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करें और खुशनुमा महसूस करें, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं एक शानदार से प्लेटफॉर्म पर फिर से, शानदार से प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर फिर से एक दूसरी क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।